हेलो जी, कैसे हो जी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना, चाहूं और जैसे मोर नाचे तेरे लिए। आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है एज अ गेस्ट, हु इज a social media influencer and a real life influencer as well, an RJ, an actor and Miss Rajasthan 2018 as well. भाई इतनी multitasking, hats off. Welcome ma'am. Thank you so much. Thank you for the lovely Thank- introduction, Chaya. Thank you for joining us ma'am. Thank you so much. मतलब जब भी मैं आपसे मिलती हूँ या फिर आपके वीडियोस देखती हूँ, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि मैं आपसे कभी भी मिलूंगी तो ये ज़रूर पूछूंगी कि आपको हमेशा से इन्फ्लुएंसर बनना था क्या? नहीं मतलब देखो इन्फ्लुएंसर नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं इन्फ्लुएंसर क्या होता है। और एक्चुअली इन्फ्लुएंसर कोई कैटेगरी नहीं है, जॉब कैटेगरी नहीं है। इट्स जस्ट आप किसी काम को इतने अच्छे लेवल पे करने लग जाते हो कि पीपल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग बाय यू। जैसे अगर मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं आरजे हूँ या मैं फैशन में थोड़ा बहुत हूँ, तो उससे अगर लोग इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, लोग मेरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, तो आई थिंक दैट्स हाउ आई बिकेम इन्फ्लुएंसर। आई नेवर वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई जस्ट वांटेड टू बी एन एंटरटेनर, व्हिच इज आई थिंक आई एम इन सो मेनी वेज। लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंसर बनने की ऐसे कोई कोशिश मतलब मेरी कभी थी नहीं। मतलब बस रास्ते खुलते गए और आप इन्फ्लुएंसर बनती हाँ, गई। मतलब वो तो नेचुरली बनता है ऐसा इंसान। कोई सोचे मैं बड़े होकर इन्फ्लुएंसर बनूंगा, तो पता नहीं उसके लिए तो इन्फ्लुएंसर कैन बी इन मेनी वेज। आप भी एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, क्या पता आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। ऐसे ही आई थिंक वो बन गया बस। देन व्हाट अबाउट रेडियो? मतलब आई नो दिस थिंग कि आप जब कॉलेज टाइम में भी थी तो आप अपने कॉलेज का रेडियो संभालते थे, तो was RJ being RJ was your dream job? एक्चुअली मैं कॉलेज का रेडियो भी रेडियो में आने के बाद संभालने गई थी। मतलब व्हाट हैपेंड इज, मैंने जब कॉलेज में करती थी तो मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो बीएससी वाले बच्चे ना ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ाई में खो देते हैं, क्यों मज़ा नहीं आता यार। और मुझे मैथ्स करते करते रेडियो सुनने की बड़ी आदत थी, मैं सुनते सुनते उसको सॉल्व करती थी। तो जब मैं रेडियो सुन रही थी तो उस टाइम पे ऐड आते रहते थे कि अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप आरजे बन सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग, ये वो फलाना ठिकाना। मैं टिक करती थी लिटरली अपने मन में कि यार ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। और मैं स्टेज पे थोड़ी एक्टिव थी, मैं एक्ट्स वगैरह करती थी, मैं एंकरिंग करती थी, तो मुझे लगा कि यस दिस इज समथिंग, ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे आरजे बनना है। और आरजे को थोड़ा फेम भी मिलता था उस टाइम पे, अभी भी मिलता है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज था। तो कहीं ना कहीं फेम आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, फेम, मनी, ऐसे सब चीज़ें। तो मुझे वो चीज़ देख के फिर आई ज्वाइन रेडियो कोर्स मैंने किया था, रेडियो कोर्स मैंने किया था। और उसके बाद फिर मैंने मतलब रेडियो किया 1 साल, आई वाज इन रेडियो मिर्ची। फिर किसी रीजंस की वजह से मुझे रेडियो छोड़ना पड़ा और आई ऑप्ट फॉर माय फर्दर एजुकेशन। मैंने कहा मास्टर्स कर लेते हैं अब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मतलब जो बच्चे पढ़ने आए हुए थे और मैं भी उनकी साथ पढ़नी थी, मैं उनको पढ़ा रही थी बिकॉज आई हैड द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैंने कॉलेज का रेडियो संभाला था। Oh, so this is how the story plots out. As of now, जैसे कि आप रेडियो भी करती हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? मतलब और इसके साथ तो आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं, इवेंट्स करती हैं, एंकरिंग करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे मैनेज करते हो? एक बार ना मेरी एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था, यार तुम क्लियर कर लो तुम्हें करना क्या है। मैंने कहा यार मुझे क्लियर है, मुझे जो करना है वो सारे रास्ते वहीं से होते हुए जाते हैं। सी आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बड़े लेवल पे एंटरटेनर बनना है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी कपिल शर्मा जैसा शो कोई ओन कर रही हूँ, मेरा एक शो टीवी पे चल रहा हो जो हर रात लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा कोई शो हो जो लोग खाना खाते वक्त देख रहे हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यू नीड टू सर्च द वेज। ऐसा तो है नहीं जाके सीधा मुंबई में बोलूँ मेरे को ऐसा शो करना है, आपको कहीं ना कहीं से पहचान बनाना शुरू करना पड़ता है। तो मैंने शुरू से ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया है कि आपको जो रास्ता जहाँ से दिखता जा रहा है, जैसे जैसे बनता जा रहा है, यूटिलाइज दैट। और मैंने हमेशा उन रास्तों को यूज़ किया। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई केम इन एंकरिंग, और या फिर एक्टिंग या सोशल मीडिया। और सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है यार, हर चीज़ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। एंकरिंग में आपका बोलने का काम है, विच इज़ ऑल्सो इन आर्जिंग। थोड़ा बहुत चेंजेस डिफरेंसेस हैं, बट आप अपनी पर्सनालिटी को अगर जितना ज़्यादा वर्सेटाइल रखते हो आप उतना ही ज़्यादा आगे जाके काम कर पाते हो। तो मैंने बहुत वर्सेटाइल रखा है चीज़ों को, और मैंने मुझे जो भी रास्ता मिला मैं जस्ट वेंट थ्रू इट। तो हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह पे कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ आके मैं फिल्में बना रही हूँ। मतलब
एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड व्हाट आई एम डूइंग ऐसा. एंड दिस enhance your personality as well. हाँ. ऑल्सो मैंने ना आपके बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि आपको फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो. मैंने आपके अकाउंट से देख लो, आपके वीडियोस से देख लो कि अगर कोई मतलब कोई स्टाइलिंग ले लो, हेयर स्टाइल ले लो, मेकअप ले लो, मतलब यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट. सो ये जो फैशन का बुखार है ये कब से चढ़ा हुआ है आप पे? मैं बताऊँ, मैं बचपन से ना फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी. मतलब बचपन एज इन बचपन, लाइक जब आपको पता भी नहीं होता टीचर और यही प्रोफेशन पता होता है, मुझे फैशन डिजाइनर का प्रोफेशन पता था. आई यूज्ड टू स्केच अ लॉट, लाइक मैं इतने सारे स्केचेस बनाती थी. अभी भी मेरे पास बचपन की डायरीज हैं जिसमें लड़कियों को अलग अलग कपड़े पहना रखे हैं. सो तो फैशन डिजाइनिंग का था क्रेज, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था बड़े होकर फैशन डिजाइनर बनना मेरे को इंटरेस्ट का काम नहीं है. उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करनी पड़ती है. नहीं, बट फैशन का क्रेज था. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है. आप जब अच्छे लग रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो उस चीज़ को लेके. बाकी दूसरा जब कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो कॉन्फिडेंस एकदम से आपके लिए बोनस का काम करता है. तो आई थिंक मेरे लिए भी वो चीज़ है. और कहीं ना कहीं एक अंदर से इंटरेस्ट है कि भाई आप अच्छे लगो और लोग तारीफ करें. हाँ, आपको देख देख के हम भी थोड़ी कोशिश कर लेते हैं कि हम भी थोड़े अच्छे लग ही जाते हैं. वन थिंग आई वांट टू आस्क दैट, मतलब आई एम श्योर आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, यू मस्ट हैव फेस अ लॉट इन लाइफ. तो कोई एक ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट जिसको आप खुद के लिए फेलियर कंसिडर करती है? मेरे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे. फेलियर्स एज इन, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ें रही हैं जो मतलब somehow makes you realize कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो. आप ट्राई तो हर चीज़ करते हो. एंड आई एक्सपेरिमेंटेड. मेरा फेसबुक का पता है, मेरे फेसबुक पे वो बायो लिखते हैं ना, उसमें मैंने लिखा हुआ है आई एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई एम अफ्रेड टू फेल. सो आई हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड इन माई लाइफ. और एक्सपेरिमेंट करने से आपको समझ में आता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो. सो आई वेंट फॉर मिस इंडिया इन 2018. मैं फिनाले तक पहुंची थी, टॉप 10 तक. आई गॉट द सेमीफिनाले में हमको वो मिल जाता है कि आप किस कैटेगरी में क्या हो. तो आई गॉट मिस इंडिया राजस्थान. लेकिन मिस इंडिया बनने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई दोज राउंड्स. टॉप 10 तक मैं पहुंची. फिर टॉप 5 का जब अनाउंसमेंट हुआ तो मेरा टैग नंबर नहीं अनाउंस हुआ. मैं बहुत रोई उस टाइम पे. बट बहुत सारे लोग मेरे को उस टाइम पे बहुत प्यार करने लगे थे बिकॉज हम लोग 10 दिन से साथ थे. एंड मैंने बहुत एंटरटेन किया था लोगों को. स्पेशली टैलेंट राउंड में मैंने जो डांस और एक्ट किया था उससे लोग बहुत इंप्रेस हो गए थे. आई रिमेंबर लड़के बहुत इंप्रेस हो गए थे. तो तो है ना, मैं जब रोई तो मुझे वो बंदा या बंदी याद नहीं है, बट मुझे वो चीज़ याद है जो उन्होंने मुझसे कही. बोली कि यार, आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, पता है आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो. आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो. हमने आपको देखा है परफॉर्म करते हुए. यू आर मेड फॉर कंटेंट. तो दैट डे आई रियलाइज कि दिस फेलियर इज नॉट जस्ट फेलियर, बल्कि ये मुझे बता रहा है कि मॉडलिंग के लिए मुझे, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मुझे जाना चाहिए. अब मैंने जिस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ उस चीज़ में मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें भी मिल रही है. मॉडलिंग का मतलब वैसे नहीं मिल रहा है, बट आई हैव ब्रांड्स, आई हैव फैशन ब्रांड्स जो मेरे साथ एंडोर्स करना चाहते हैं या मेरे साथ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं. तो मेरा वो शौक भी पूरा हो रहा है. साथ ही साथ सब चल रहा है. तो फेलियर आपको रियलाइज कराता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो. और चैलेंजेस हमेशा आपको शार्प करते हैं आपकी स्किल्स को. तो मेरे लिए चैलेंजेस ज़्यादा रहे. फेलियर 1-2 ही रहा है और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया कि ये नहीं करना है या ये करना है. I believe the same thing कि failure, you know, make you realize the worth of yourself. आप किस चीज़ के लिए बने Correct, हो, correct. आप खुद को ज़्यादा जानने लगते हो. एंड मतलब मैंने आपके बारे में तो ये भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आज गीतांजलि यहाँ है, आज गीतांजलि वहाँ है, आज गीतांजलि कोई शो होस्ट कर रही है तो कोई किसी सेलिब्रिटी का ना वेलकम कर रही है, तो आज गीतांजलि कोई कोई पोस्ट कर रही है बहुत बढ़िया सा, या फिर कुछ अच्छा सा ना ड्रेसअप लेकर कुछ फोटो शूट करवा रही है. तो यहाँ तक मतलब आने में आपको कितना टाइम लगा, ये जो मुकाम आज आप हासिल कर रखे हैं? मुझे लगा था शील आज की घर पे टिक के नहीं बैठ सकते हो क्या. मुझे लगा ये मुझे नहीं, मुझे मुकाम लगा, बहुत सारा लगा. बिकॉज मैंने कॉलेज के बाद ही शुरू कर दी थी चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर रही होंगी या आगे मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है. सो हमेशा वही रास्ते बनते गए और मैं चलती गई. तो वीडियोस बनाने का शौक था शुरू से. वीडियो में जैसे जैसे काम करते गए बेटर होता गया. तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, वो सारा रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से और चीज़ों से. तो ऐसे ही होता है. मतलब मुझे खुशी मिलती है काम करके. कितना टाइम आपने खुद ने मतलब इन सब चीज़ों को दिया है? कितना टाइम क्रिएशन लगा की अगर है? बात करें तो मुझे लगता है मैंने शुरू कर दिया था 2018 17-18 में शुरू कर दिया था. व्हेन आई जॉइन रेडियो मिर्ची 17 में मेरा रेडियो करियर शुरू हुआ था. सो 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 years
6 साल में मुझे सक्सेस मिली है। जो जो लोगों को लगता है कि एकदम से सक्सेस मिल जाती है, नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ कही है कि मैंने किसी से सुना था ये बात कि लोग कह देते हैं कि रातों रात सक्सेस मिल गई, पर जिसको मिली है उससे पूछो रात कितनी लंबी थी। पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ करती रहती हूँ, छोटी हो या बड़ी हो, तो मुझे ऐसा लगता है काश यार किसी ने पहले बता दिया होता तो शायद हम ये गलतियाँ नहीं करते। तो ऐसी क्या गलतियाँ मतलब आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में करी है जो आप चाहते हो कि कोई और ना करे? यार किसी ने हमको बता दिया होता कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो मत डालो, यूट्यूब पे शुरू कर दो, तो मैं भी यूट्यूब पे भी फेमस होती, मेरे पास यूट्यूब से पैसा आ रहा होता। कोई मेरे को बता देता है कि है ना उसी टाइम पे आप पॉडकास्ट शुरू कर दो जब आपने रेडियो शुरू किया, तो आज मेरा पॉडकास्ट चैनल होता। कोई मेरे को बता देता है कि भाई किस तरीके से आप है ना बहुत ही मतलब एक टीम हायर करके बहुत ही जल्दी आप एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, या ये भी एक करियर हो सकता है जो किसी ने नहीं बताया। रेडियो के लिए भी मेरे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया था कि ये क्या करियर है, बट ये सब चीज़ें यार किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ सीखते जा रहे हैं। अभी मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग कभी कभी कुछ गाइड कर देते हैं, तो हमारा दिमाग को आदत हो गई है कि जब तक हम खुद की जड़ में नहीं गिरेंगे तब सीखेंगे नहीं। तो मेरे साथ तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें किसी ने बताई नहीं, और जो बताई है वो सुनी नहीं मैंने। तो हम कौन सी ऐसी गलतियाँ ना करें जो आपने करी है? मैंने ऐसी कौन सी गलती करी है जो तुम्हें नहीं करनी है? यार तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम्हें ये सब पता है कि ये करियर है, तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें करने से पैसा आता है, तुम्हें पता है कि सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना है पैसे के लिए, हाथ पाँव मारने। तुम्हें बताने वाले तुम्हारे सीनियर्स बैठे हुए क्योंकि वो खुद कीचड़ में गिर के आए हैं, तो यू आर लकी ऑलरेडी। बाकी तुम खुद भी ये जर्नी में अपने आप ही सीखोगे। पॉइंट आगे बढ़ते बढ़ते हम हाँ, अपने आप सीखोगे। गलती होगी फिर सीखोगे, गलती होगी फिर सीखोगे। ऑल्सो हमारे जैसे या फिर आपके जैसे, हम दोनों जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो बैठे हुए हैं, उनके लिए आप कौन सी ऐसी टॉप 3 टिप्स आपकी तरफ से देना चाहेंगी जो एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स को ज़रूरत हो? ओके, ये मेरे पास ऐसे रटा वटा पड़ा है क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये ज्ञान दे देती हूँ, मुझे लोग आके पूछते हैं। तो पहली चीज़, ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग कंटेंट क्रिएशन जब शुरू करते हैं उनको लगता है कि यार ये वीडियो बना के फेमस हो गया, मैं भी ऐसे ही वीडियो बना लेता हूँ। बीच में डबिंग का क्रेज चला था, बहुत सारे लोग डबिंग वाले वीडियो बनाने लगे। अगर बीच में कोई व्लॉगिंग का चलता है तो लोग व्लॉगिंग वाले करने लग जाते हैं। मतलब उन लोगों को खुद का कोई वो बिन पहनने के लोटे हो गए हो। तो वो ओरिजिनलिटी उनकी क्या है, या वो एक्चुअली खुद क्या अच्छा कर सकते हैं, वो उनको पहले फाइंड आउट करना चाहिए। और देखो, फाइंड आउट करने में भी कई बार आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना होता है, बट एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बार तो रुक के ये पहचानो, एनालाइज तो करो कि भाई किसके लिए चीज के लिए बने हो। वो चलता ही रह जा रहा है, उनका एक्सपेरिमेंट ही नहीं खत्म हो रहा, वो बस कॉपी किए जा रहे हैं। तो ऐसा मत करो, बी ओरिजिनल। और आप जब ओरिजिनल रहोगे तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, वो चीज आपके खुद ही अलग ही आप कर रहे होगे। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सब लोग बोलते हैं किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप सोचो कोई आप काम रोज कर रहे हो, तो 5वें या 6ठे दिन आप खुद देखोगे ना, उस काम को करने की स्पीड बढ़ जाएगी, उस काम को करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और उस काम को आप ना और भी तरीके खुद निकाल लोगे कि बेटर कैसे हो सकता है। सो कंसिस्टेंसी ऐसे हेल्प करती है। तो बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ब्रेक्स आते हैं, बट कोशिश करो कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। वो आपको बहुत हेल्प करती है हर चीज़ में, कंटेंट क्रिएशन में या किसी भी चीज़ में। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मुझे नहीं लगता बाकी लोग बोलते हैं बट मैं बोलती हूँ, कि हमेशा ना आपने जो कल किया था और जो आज कर रहे हो वो कल से बेटर होना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव पे अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर सामने वाले को लगेगा यार ये पागल आदमी है, इसको मैं कब से देख रहा हूँ, ये ऐसे ही करे जा रहा है, ना तो ये कैमरा की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, ना ये वॉइस की क्वालिटी इंप्रूव कर। नो, डोंट डू दैट। Try to be the star. Try to improve your quality in any terms you can. तो चाहे आप कंटेंट में कर रहे हो, और वो खुद होती जाएगी, लेकिन जब आप खुद से दिमाग से फोकस करोगे ना उस चीज पे, तो और ज्यादा अच्छे से होगी। टॉप 3 थिंग्स तो रख ली मैंने गांठ बांध के तीनों टिप्स की। ओरिजिनलिटी, कंसिस्टेंसी एंड देन कंटेंट का इम्प्रूवमेंट। ओरिजिनलिटी, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट। कॉपी पेन ले आओ, नोट्स बना लो, काम आएंगे। हाँ। तो देखो, हमारा भारत तो चांद पे पहुंच गया। हाँ, मतलब तो गीतांजलि मतलब अब कहाँ तक पहुंचना चाहती है, मतलब where do you see your future? Sky is the limit। मैं अभी कल परसों मेरी बेस्ट फ्रेंड को कह रही थी, मैंने कहा डिजिटल एक ऐसी, जैसे वो कहते हैं ना, म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, ऐसे इस वक्त पे डिजिटल मीडिया इज समथिंग व्हिच हैज नो बाउंड्रीज।
आपको कब कौन बैठ के कहाँ से देख रहा है आपको पता ही नहीं है। कोई आपको ऑस्ट्रेलिया से देख के पसंद कर रहा होगा, भले ही आपके लैंग्वेज उसको समझ नहीं आ रही, वो सीसी में देख रहा हो, सबटाइटल्स ऑन करके देख रहा होगा। सो इट हैज नो बाउंड्रीज। तो ये सोच के काम करोगे ना तो भाई आप नेक्स्ट लेवल खेल जाओगे। तो फॉर लाइक द क्वेश्चन वाज कि गीतांजलि कहाँ, फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखती हैं? मैं खुद को यहाँ ऐसे देखती हूँ कि यूनिवर्स जो है पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड मुझे जानता हूँ, पहली चीज तो जाने का, है ना? जाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मतलब मेरे बचपन से ऐसी इच्छा थी, बचपन क्या मतलब जब आप थोड़ा बड़े होते हो स्कूल में, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री समवेयर। मैं चाहती हूँ कि मैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे मेरा खुद का ब्रांड हो, चाहे मेरी टीम और मेरा खुद का कुछ बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं खड़ी हूँ, राष्ट्रगान चल रहा हो और मतलब मैं वो वाला मोमेंट जीना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एनी हाउ। मैं ये मेरे लिए सपना है। स्काई इज द लिमिट, बट मेरा एक छोटा सा ड्रीम ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। आई हैव दिस ड्रीम, मतलब कि चाहे मेरा कोई ब्रांड हो जो हर घर में यूज हो रहा हो, ऐसा कोई ब्रांड हो, कुछ भी हो, मतलब मैं कोई कंपनी शुरू कर दूँ या मैं कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर, कुछ भी बन सकती हूँ। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। वही वाली बात है, मैं तो बस चलती जा रही हूँ। बट एक इच्छा मेरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। मैं खड़ी हूँ और मेरी वजह से, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राष्ट्रगान चल रहा हो, वो वाला जो मोमेंट है ना, वो मुझे जीना है बस। यस, इट विल हैपन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इट विल हैपन। जय हिंद। बड़ी ही इंस्पायरिंग सी स्टोरी है। मतलब आई एम स्टिल बैक ऑफ द हेड में मेरी आपकी सारी बातें चल रही है कि चलो ये सारी एडवाइसेस मिली है, तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग सा सेशन रहा। मैम की काफ़ी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस में भी देखी होंगी, बहुत ज़्यादा फ़नी सी है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, बट जब हम इनसे बात करते हैं ना, कभी भी आप इनसे बात करेंगे तो बहुत आपको इंस्पायरिंग सा ही फील होगा कि चलो अगर मोटिवेशन ख़त्म भी हो गया होगा ना तो मैम उसका बार ऐसे इंक्रीज़ कर देती है। तो इट वॉज वंडरफुल। आई एम श्योर कि आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। इट वॉज फनी, इट वॉज मोटिवेटेड। ध्यान देती हूँ मैं। ज़रूरत है हम सबको। बट थैंक यू सो मच, आया बहुत मजा आया। होप ऑडियंस को भी मजा आएगा सुन के। और डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसका पैसा मिलता है। यस, सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मजा आया आपसे बात करके। ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फैला दो वीडियो को। बहुत मजा आया मुझे मैम से बात करके। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर के साथ। Yay! Bye bye. Stay Bye. tuned. पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना, चाहूं और जैसे मोर नाच।